Hello friends, I hope you're doing good. Let's start today's edition with this video. वीडियो करूँगा बाबा से की हुची देख सामान को सामान सामान कर सामान की हुची हाय तो पानी 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 ए हाय ले पानी 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 रो रो ए बिस्कुट खाइबो ना रो रो पानी टा पिउछु ए पानी टा पिउछु भाई आउ गुटे कर माछ गला आउ ढेर गाछ हां ढेर गाछ हाथ तो बड़े दो भाई भाई छाड़ ताने ता माको दे ए बेटी को बिस्कुट देना से तमानी दिख हला भाई हाथ रोटी निकाल दादा बिस्कुट दे दे खाइबो पता गेट पाको छाड़ी दो चलो रागू छु के छाड़ी दो छे फोटो उठा जा जा छाड़ नहीं जो वीडियो करता नहीं जो नहीं जो हां जा बस हां हां नहीं गला आराम से जा रे ये वीडियो है इंडियन ग्रे लंगूर का, जिसको हनुमान लंगूर के नाम से भी जाना जाता है। ये स्पीशीज इंडियन सबकॉन्टिनेंट से नेटिव है और इसका IUCN स्टेटस लीस्ट कंसर्न्ड है। ये स्पीशीज हाईली अडेप्टेबल है और इन्होंने फॉरेस्ट हैबिटेट के साथ साथ अर्बन लैंडस्केप को भी काफी अच्छे से अडेप्ट कर लिया है। फ्रेंड्स, लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट सेक्शन। जिस सेक्शन में मैं बेस्ड ऑन माई डेडिकेटेड एक्सपीरियंस ऑफ द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन प्रोसेस मैं आपके प्रिपरेशन रिलेटेड सभी तरीके के क्वेश्चंस के आंसर देता हूं। तो आज के एडिशन में हम अमरदीप सिंह के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। वो लिखते हैं, सर आई हैव क्लासेस फ्रॉम 8 to 5 इन कोचिंग। आफ्टर दैट आई टीच मैथ्स टू 11th and 12th स्टूडेंट्स एंड गेट फ्री अराउंड 9 PM. So after that I get 3 hours for self-study approximately. So what should be my priority right now? I'm getting stressed day by day as I'm lagging behind. My optional is sociology. Please help. Friends, इस क्वेश्चन को हम इस एडिशन के लास्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे. So stay tuned. For now, let's begin with the current affair events for today. आज के एडिशन में हम कवर करेंगे सुप्रीम कोर्ट में रोल ऑफ गवर्नर इन अ स्टेट पर की गई कुछ क्रिटिकल ऑब्जर्वेशंस को, बेंगलुरु के अर्बन एरियाज में लेपर्ड पाए जाने के केसेस से डील करने के लिए कर्नाटका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए गए स्टेप्स को, भूटान के किंग और इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बीच हुई एक सिग्निफिकेंट मीटिंग के आउटकम्स को, कोलिजियम के द्वारा किए गए जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स को, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स और उसके इंडिया रिव्यू प्रोसेस से रिलेटेड अपडेट्स को, मिजोरम और छत्तीसगढ़ में हुए स्टेट असेंबली इलेक्शंस को, बिहार कैबिनेट के अपने स्टेट में रिजर्वेशंस बढ़ाने के लिए पास किए गए रेजोल्यूशंस को, सुप्रीम कोर्ट के नेशन वाइड फायर क्रैकर बैन को, आदित्य L1 मिशन से रिलेटेड अपडेट्स को, और फिर हम एक एक्सप्लेनर पीस को कवर करेंगे जिसमें इंडियन रेलवेज के कवच सिस्टम को डिटेल में डिस्कस किया गया है। ये आज की पहली न्यूज़ है पॉलिटी एंड गवर्नेंस से और इसका कॉन्टेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट में आई पंजाब गवर्नमेंट की एक पिटीशन और उस पर हो रही हियरिंग्स। पंजाब गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन की है कि उनकी स्टेट के गवर्नर उनकी असेंबली के द्वारा पास किए गए 7 मेजर बिल्स को असेंट नहीं दे रहे और जिससे उनकी स्टेट में गवर्नेंस ऑब्स्ट्रक्टेड है। अब आई होप अगर आपने लास्ट एडिशन को फॉलो किया था तो आपको पता होगा कि केरला स्टेट की गवर्नमेंट ने भी सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसी ही पिटीशन की है
अपने स्टेट के गवर्नर के लेजिस्लेटिव इनएक्शन पर। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस सिचुएशन पर एक ऑब्जर्वेशन की है और अप्रसन्नता जाहिर की है, ये बोलकर कि ऐसा ठीक नहीं है कि कुछ नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट के गवर्नर्स अपने पास फाइनल असेंट के लिए आए बिल्स पर कोई एक्शन ही ना लें जब तक उनकी स्टेट की गवर्नमेंट मजबूर होकर सुप्रीम कोर्ट में उनके इस इनएक्शन को चैलेंज नहीं करती। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक 3 जज के बेंच को हेड करते हुए बोलते हैं कि ये एक गंभीर सिचुएशन है और ऐसी सिचुएशंस को आइडियली आपस में ही सुलझा लेना चाहिए और बात कोर्ट तक नहीं पहुंचनी चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये भी बोलते हैं कि गवर्नर्स को ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि वो स्टेट गवर्नमेंट की तरह लोगों के द्वारा इलेक्टेड नहीं है, पर वो केवल एक नॉमिनेटेड पोस्ट है। अब ये केवल ऑब्जर्वेशंस हैं और इस केस में अगर कोई वर्डिक्ट दिया जाता है तो हम उसको फॉलो करते रहेंगे। फ्रेंड्स, एज अ साइड नोट, मैंने लास्ट एडिशन में भी ये एम्फसाइज किया था एंड आई एम डूइंग इट अगेन, रोल ऑफ गवर्नर इन अ स्टेट एक फंडामेंटल और क्रूशियली इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर प्रिलिमिनरी में काफी बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और पूछे भी जाते रहेंगे। आप इस टॉपिक को अपनी पॉलिटी एंड गवर्नेंस की बुक से पढ़ लें और एज अ स्टार्टिंग पॉइंट आप डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड नोट्स को भी रेफर कर सकते हैं। ये न्यूज रिलेटेड है बायोडायवर्सिटी से और है कर्नाटका से। इसका कॉन्टेक्स्ट है अभी रिसेंट टाइम में हुए कई इंसिडेंट्स जब बेंगलुरु जैसे एक अर्बन एरिया में लेपर्ड की प्रेजेंस रिपोर्ट की गई हो। इन अर्बन एरियाज में लेपर्ड की अनयूजुअल प्रेजेंस की बात करें तो इस ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट के केस को एट्रीब्यूट किया जा रहा है इस साल बेंगलुरु में हुई कम रेनफॉल्स पर, जिसकी वजह से सस्पेक्ट किया जा रहा है कि फॉरेस्ट में रह रहे वाइल्ड एनिमल्स खाने की तलाश में अपने फॉरेस्ट हैबिटेट को छोड़कर उसके बाहर मार्जिन्स पर आ गए हैं। अब इस न्यूज इवेंट की बात करें तो कर्नाटका के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ऐसे इंसिडेंट से डील करने के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स को एस्टैब्लिश किया है। बट यू शुड पे अटेंशन कि इस टास्क फोर्स की एस्टैब्लिशमेंट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से एक मेजर इवेंट नहीं है, पर यह ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट के इंसिडेंट्स एक मेजर इवेंट है। आप मेंस एग्जामिनेशन में इस एग्जाम्पल को यूज कर सकते हैं अपने आंसर को और एनहांस करने के लिए। ये नेक्स्ट न्यूज एक कंटिन्यूएशन है ऑफ अ न्यूज इवेंट आई कवर्ड इन द प्रीवियस एडिशन। तो अगर आपने उस एडिशन को फॉलो किया है, आइडियली आपको पता होना चाहिए कि कल इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और भूटान के 5th किंग जिग्मे खेसर वांगचुक की न्यू दिल्ली में एक फेस टू फेस मीटिंग हुई है। ये मीटिंग सिग्निफिकेंट थी 2 रीजन से। वो रीजंस हमने कल डिस्कस किए थे, अब एक बार फिर से ब्रीफली मेंशन करते हैं। पहला रीजन, भूटान अपने साउथ में लोकेटेड गेलेफू टाउन में मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को प्लान कर रहा है। ये टाउन डायरेक्टली बॉर्डर्ड है इंडिया के आसाम के साथ। और दूसरा रीजन जिसने इस मीटिंग को सिग्निफिकेंट बनाया है, भूटान ने अभी रिसेंटली चाइना के साथ अपनी शेयर्ड बाउंड्री से रिलेटेड एक मेजर एग्रीमेंट को साइन किया है। और ऐसे मेजर इवेंट के जस्ट बाद इंडिया के साथ उनकी एक हाई लेवल मीटिंग करना दर्शाता है कि भूटान इंडिया को कितना वैल्यू करता है। तो अब जब कल ये मीटिंग हो चुकी है, हम इस मीटिंग के आउटकम्स की बात करते हैं। इस मीटिंग में भूटान के साउथ में लोकेटेड और आसाम से बॉर्डर शेयर कर रहे गेलेफू टाउन में किए जाने वाले डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की बात की गई है। भूटान के गेलेफू टाउन को आसाम के कोकराझार से कनेक्ट करने वाली एक ट्रेन प्रोजेक्ट की बात की गई और एक और रेल प्रोजेक्ट जो भूटान के समसे को वेस्ट बंगाल के बनारहट से जोड़ेगा, उस पर भी बात की गई है। ये सभी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इंपॉर्टेंट है इंडिया के भी पर्सपेक्टिव से, क्योंकि भूटान अपने गेलेफू रीजन में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने का प्लान कर रहा है और ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट नॉर्थ ईस्ट इंडिया की कनेक्टिविटी को भी इंप्रूव करेगा। और इस मीटिंग के दौरान बायलैटरल मुद्दों पर बात की गई, म्यूचुअली शेयर्ड मुद्दों पर भी बात की गई और रीजनल इश्यूज पर भी बात की गई। हालांकि चाइना को लेकर कोई एक्सप्लिसिट डिस्कशन नहीं की गई। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भूटान के 13th 5-year प्लान के साथ अपनी कमिटमेंट और सपोर्ट को एक्सप्रेस किया। क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी को इंप्रूव करने की भी बात की गई और इंडिया भूटान के बीच ट्रेवल की ईज को इंप्रूव करने की भी बात की गई। फ्रेंड्स, इस न्यूज इवेंट में आप 2 मेजर टॉपिक्स पर ध्यान दें। पहला, फिजिकल जियोग्राफी से रिलेटेड इंडिया और भूटान की शेयर्ड बाउंड्री और उसके मेजर पॉइंट्स जैसे कि डोकलाम और अभी इन न्यूज में आ रहा गेलेफू टाउन। और दूसरा, इंडिया और भूटान के बीच का रिलेशनशिप फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ
फॉरेन पॉलिसी एंड इंटरनेशनल रिलेशनशिप। ये नेक्स्ट न्यूज है जुडिशरी से और इसका कॉन्टेक्स्ट है कोलिजियम सिस्टम और उसके द्वारा किए गए सुप्रीम कोर्ट में 3 जजेस के अपॉइंटमेंट। इस न्यूज इवेंट की बात करें तो कोलिजियम, जिसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हेड करते हैं, इस बॉडी ने 3 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट में एज अ जज अपॉइंट किए जाने के लिए रिकमेंड किया है। इन अपॉइंटमेंट के रिकमेंडेशन से सुप्रीम कोर्ट की उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट में जो केसेस पेंडिंग हैं वो और तेजी से डिस्पोज हो पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट, जिसमें इन अपॉइंटमेंट से पहले 31 जजेस थे, इन अपॉइंटमेंट्स के बाद अब उसमें 34 जजेस होंगे, जो कि सुप्रीम कोर्ट की मैक्सिमम सैंक्शनड स्ट्रेंथ है। मतलब अगर ये अपॉइंटमेंट रिकमेंडेशंस अप्रूव हो जाते हैं, विच इज अ बिग इफ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की फिलहाल एक मेजर शिकायत है कि यूनियन गवर्नमेंट उनके किए गए रिकमेंडेशंस पर एक्शन नहीं लेती। पर अगर यूनियन गवर्नमेंट इन अपॉइंटमेंट्स को अप्रूव कर देती है और ये अपॉइंटमेंट्स हो जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट अपनी 100% स्ट्रेंथ पर परफॉर्म करेगी। अब इस इवेंट से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोलिजियम, जिसको हम काफी बार अपने एडिशंस में डिस्कस भी कर चुके हैं। उसकी ब्रीफली बात करें तो कोलिजियम एक 5 मेंबर्स की बॉडी है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के टॉप 5 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस बॉडी को हेड करते हैं। ये बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है और इसका एवोल्यूशन ओवर द इयर्स जुडिशरी ने खुद किया है जुडिशियल अपॉइंटमेंट प्रोसेस को इंडिपेंडेंट और ऑटोनोमस बनाने के लिए। कोलिजियम के एवोल्यूशन से रिलेटेड फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस और थर्ड जजेस केस इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स हैं, जिनकी सिर्फ एक ब्रीफ नॉलेज आपको होनी चाहिए और ये नॉलेज डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड नोट्स में प्रेजेंट है, यू कैन रेफर देम। आप कोलिजियम के टॉपिक के बारे में जरूर पढ़ लें, ये पॉलिटी एंड गवर्नेंस प्रिपरेशन का एक फंडामेंटल टॉपिक है। ये नेक्स्ट न्यूज है मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन से और इसका कॉन्टेक्स्ट है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स और उसके द्वारा जल्द ही किए जाने वाला इंडिया का पीरियोडिक रिव्यू। तो आई एम अज्यूमिंग कि आपको पता है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या है। नाउ अज्यूमिंग दैट फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के रिव्यू की बात करते हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स पीरियोडिकली अपने मेंबर नेशंस की फाइनेंशियल पॉलिसीज को रिव्यू करता है, ये इंश्योर करने के लिए कि उस मेंबर स्टेट ने उनकी दी गई बेसिक रिकमेंडेशंस को अपने लोकल लॉज में इंप्लीमेंट किया है या नहीं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF की ये रिकमेंडेशंस ये इंश्योर करने के लिए होती है कि उस मेंबर कंट्री में मनी लॉन्ड्रिंग या फिर टेरर फाइनेंसिंग जैसी एक्टिविटीज ना हो पाए। और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के रिव्यू प्रोसेस में ये इंश्योर किया जाता है कि उस कंट्री ने उनके रिकमेंडेड स्टेप्स लिए हैं या नहीं। इस कॉन्टेक्स्ट में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक मेजर ग्लोबल इंस्टीट्यूशन है जो ग्लोबल लेवल पर इंश्योर करता है कि मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग जैसी एक्टिविटीज ना हो पाए। नाउ कमिंग बैक टू द न्यूज, इंडिया का एक ऐसा ही फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स रिव्यू 2010 में हुआ था, जिसमें यह रिकमेंड किया था कि इंडिया में प्रैक्टिस कर रहे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरीज और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंडर एज अ रिपोर्टिंग एंटिटी नोटिफाई कर दिया जाए। अब फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इस ही साल मई महीने में एक नोटिफिकेशन इशू किया है, जिसमें उन 2010 में दी गई रिकमेंडेशंस को इंप्लीमेंट कर दिया गया है। अब इस पॉलिसी चेंज से क्या होगा उसकी बात करते हैं। देश में काम कर रहे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरीज और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंडर एज अ रिपोर्टिंग एंटिटी नोटिफाई कर दिया गया है। अब इन एंटिटीज को और स्क्रूटिनाइज किया जा सकेगा, जिस तरीके से इस देश की बैंकिंग कंपनीज और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को स्क्रूटिनाइज किया जाता है। और किसी भी एंटिटी को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंडर रिपोर्टिंग एंटिटी नोटिफाई करने से उस एंटिटी के लिए मैंडेटरी हो जाता है कि वो अपने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स को संभाल के रखे, अपने क्लाइंट्स की आइडेंटिटी के रिकॉर्ड्स रखे, अकाउंट्स की फाइल्स रखे और अपने पिछले 5 साल के बिजनेस करस्पॉन्डेंस को भी संभाल के रखे और गवर्नमेंट एजेंसीज के द्वारा मांगे जाने पर ये सभी डिटेल्स प्रोवाइड करे। ये न्यूज़ है मिजोरम और छत्तीसगढ़ से, जो उन ऐसे 5 स्टेट्स में से है जहां पर इस महीने इलेक्शन होने वाले हैं। तो कल मिजोरम की सभी 40 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए
और छत्तीसगढ़ की 20 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए इलेक्शंस हो चुके हैं। इन इलेक्शंस में वोटर टर्नआउट की बात करें तो मिजोरम में दोपहर के 4 बजे तक वहां के 76% एलिजिबल वोटर्स ने पार्टिसिपेट किया है और छत्तीसगढ़ में ये वोटर टर्नआउट लगभग 71% है। अब इस इवेंट में जो और डेवलपमेंट्स होते हैं, वील कीप फॉलोइंग देम। ये एक स्टेट बेस्ड न्यूज है और है बिहार से। तो बिहार, जिसने अभी रिसेंटली अपने स्टेट में एक कास्ट सेंसस को करवाया है, विच वॉज अ बिग न्यूज, और उस सेंसस के रिपोर्ट को अपने स्टेट की असेंबली में टेबल भी किया है। तो अब बेस्ड ऑन द फाइंडिंग्स ऑफ दैट रिपोर्ट, बिहार गवर्नमेंट की कैबिनेट ने अपने स्टेट में शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड क्लासेस और एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन को फिलहाल प्रेजेंट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सेट की गई 50% के लिमिट से बढ़ाकर 65% कर दिए जाने के लिए एक रेजोल्यूशन को पास किया है। अब इस पास किए गए रेजोल्यूशन को इफेक्ट देने के लिए बिहार स्टेट असेंबली में एक बिल को इंट्रोड्यूस किया जाएगा और जब ऐसा होता है वील फॉलो अप। ये न्यूज है सुप्रीम कोर्ट से और इसका कॉन्टेक्स्ट है एयर पॉल्यूशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने इन अ मेजर जजमेंट बोला है कि उनकी अभी रिसेंटली दी गई जजमेंट, जिसमें उन्होंने बोला था कि एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली में पटाखों पर बैन लगा दिया जाए। अब कल सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये पटाखों पर लगाया गया बैन सिर्फ दिल्ली ही नहीं पर पूरे भारत में एप्लीकेबल होगा। मतलब पूरे भारत में फायर क्रैकर्स का यूज अब बैंड है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपना ये वर्डिक्ट देते समय बोलते हैं कि खुशियां मनाई जानी चाहिए पर एनवायरमेंट के साथ समझौता किए बिना। ये न्यूज है स्पेस और साइंस से और इसका कॉन्टेक्स्ट है आदित्य L1 मिशन, जिसको सितंबर की शुरुआत में लॉन्च किया गया था और जो इस समय अपनी 110 दिन लंबी जर्नी पर है अपनी डेस्टिनेशन लैग्रेंज पॉइंट L1 तक पहुंचने के लिए। तो अब इन एन अपडेट कि आदित्य L1 मिशन पर प्रेजेंट एक पेलोड हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर हीलियोस पेलोड, उसने 29 अक्टूबर को सोलर फ्लेयर्स की एक्स-रे इमेजेस को कैप्चर किया है। फ्रेंड्स, आदित्य L1 से रिलेटेड बाकी और डिटेल्स जैसे कि इस मिशन का ऑब्जेक्टिव, इसके डेस्टिनेशन, इसके पेलोड्स वगैरह सब नोट्स में प्रेजेंट है और ये सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। आप इनके बारे में जरूर पढ़ लें। फ्रेंड्स, ये एक एक्सप्लेनर पीस है। इस पीस में बात की गई है इंडियन रेलवेज के ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम TCAS की, जिसको कवच के नाम से भी जाना जाता है। पहले बात करते हैं कि ये रेलवेज का ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम TCAS न्यूज में क्यों है। 29 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश में एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है, जिस एक्सीडेंट में 2 ट्रेन्स आपस में एक दूसरे से टकरा गई थी, जिससे 14 लोगों की जान चली गई है और 50 से ज्यादा लोग घायल हैं। इस एक्सीडेंट के बाद रेलवे ऑफिशियल्स और एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये एक्सीडेंट नहीं होता अगर उस रूट पर ट्रैवल कर रही इन ट्रेन्स में कवच ट्रैफिक कोलिजन सिस्टम प्रेजेंट होता तो अब हम बात करते हैं कि ये कवच सिस्टम क्या है। कवच एक सिग्नलिंग सिस्टम है जिसको इंडिजीनियसली डेवलप किया गया है, मतलब इसको खुद भारत ने अपने आप डेवलप किया है। इस सिग्नलिंग सिस्टम का काम है कि ये ट्रेन के ड्राइवर्स को अलर्ट दे दे अगर उसकी ट्रेन ने अपने रेड सिग्नल को गलती से क्रॉस कर दिया है तो, या फिर अगर वो ट्रेन रेड सिग्नल को क्रॉस करने वाली है। इस सिग्नलिंग सिस्टम का काम है कि ये ट्रेन के ड्राइवर को एक अलर्ट दे दे अगर उसकी ट्रेन ने अपने रेड सिग्नल को गलती से क्रॉस कर दिया है, या फिर अगर वो ट्रेन रेड सिग्नल को क्रॉस करने वाली है तो ये कवच सिस्टम ड्राइवर के डिस्प्ले पर एक अलर्ट को डिस्प्ले करता है कि वो अभी की अभी ब्रेक लगा लें, और अगर वो ड्राइवर ब्रेक अप्लाई नहीं करते और अपनी स्पीड को 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कम नहीं करते तो फिर ये सिस्टम ऑटोमेटिकली खुद उस ट्रेन के ब्रेक्स अप्लाई कर देता है और ट्रेन्स को बिल्कुल रोक देता है, जिससे अगर कोई पोटेंशियल हादसा हो सकता था वो टल जाता है। अब बात करते हैं कि इस कवच सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। कवच सिस्टम के 3 प्राइमरी कंपोनेंट्स हैं। रेल के ट्रैक्स में लगाए गए RFID डिवाइसेस, जिससे इन ट्रैक्स को यूज कर रही ट्रेन्स की जानकारी ट्रांसमिट की जाती है। इन रेल ट्रैक्स पर ट्रैवल कर रही लोकोमोटिव्स में प्रेजेंट RFID रीडर्स
कंप्यूटर सिस्टम्स और एक ऐसा कंपोनेंट जो रेल के ट्रैक पर प्रेजेंट RFID डिवाइसेस से कम्युनिकेट कर सकता है और जरूरत पड़ने पर ऑटोमेटिकली ब्रेक्स भी लगा सकता है। और तीसरा कंपोनेंट है रेलवे स्टेशंस पर प्रेजेंट सिग्नल टावर्स और मॉडेम्स, जो इस पूरे नेटवर्क में कम्युनिकेशन को मेंटेन रखता है। अब ये कवच इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम कैसे काम करता है, इसकी बात करते हैं। इस कवच सिस्टम के तीनों कंपोनेंट्स, ट्रैक पर प्रेजेंट कंपोनेंट्स, लोकोमोटिव्स में प्रेजेंट कंपोनेंट्स और रेलवे स्टेशंस पर प्रेजेंट कंपोनेंट्स, आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करते रहते हैं, मॉनिटर करते रहते हैं कि उस स्पेसिफिक रेल नेटवर्क का स्टेटस क्या है। एक नेटवर्क में प्रेजेंट सभी लोकोमोटिव्स हर समय एक दूसरे से कम्युनिकेट करती रहती हैं, और अगर कोई ऐसी स्थिति होती है कि एक्सीडेंट होने की संभावना हो, तब ये सिस्टम लोकोमोटिव के ड्राइवर को अलर्ट कर देता है कि आप ध्यान दें। अब बात करते हैं कि लास्ट वीक आंध्र प्रदेश में हुए एक्सीडेंट का कारण क्या है। रेलवे मिनिस्ट्री, जिसने इस एक्सीडेंट को इन्वेस्टिगेट किया है, उनका कहना था कि आंध्र प्रदेश में हुआ ये एक्सीडेंट ह्यूमन एरर की वजह से हुआ है। उनका कहना है कि ट्रेन का ड्राइवर, जिनकी इस ट्रेन के एक्सीडेंट में जान जा चुकी है, उन्होंने रेड सिग्नल होने के बावजूद भी ट्रेन के ब्रेक्स अप्लाई नहीं किए। और एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर इस रेलवे लाइन पर कवच सिस्टम होता तो ये एक्सीडेंट होने से बच जाता। अब हम इस एक्सप्लेनर पीस की आखिरी पार्ट की बात करते हैं कि कवच सिस्टम को डिप्लॉय करने में कितना खर्चा होता है। इसकी बात करें तो इंडियन रेलवेज को हर 1 किलोमीटर के लिए कवच सिस्टम की कॉस्ट 50 लाख रुपए पड़ती है। इस समय देश में 68,000 किलोमीटर में से 1,500 किलोमीटर रेलवे ट्रैक पर यह कवच सिस्टम इंस्टॉल्ड है। और क्योंकि इंडियन रेलवेज की टोटल ट्रैक लेंथ 68,000 किलोमीटर है, एक्सपर्ट्स का कहना है कि इतने महंगे सिस्टम को इंडियन रेलवेज के लिए पूरे नेटवर्क पर इंस्टॉल करना एक काफी बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसमें बजट कंस्ट्रेंट्स के चलते काफी समय लग सकता है। इस फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 में ये एस्टिमेटेड है कि कवच सिस्टम इंस्टॉलेशन के लिए 1,500 करोड़ रुपए एलोकेट किए जाएंगे। और इस एलोकेटेड फंड से एस्टिमेट किया जाए तो केवल 2,500 से 3,000 किलोमीटर के रेलवे ट्रैक को ही कवर किया जा सकेगा। लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट सेक्शन, द क्वेश्चंस फ्रॉम व्यूअर सेक्शन। हम बात करते हैं अमरदीप सिंह जी के क्वेश्चन की, जो बोलते हैं कि वो सुबह 8 बजे से शाम के 5 बजे तक अपनी कोचिंग अटेंड करते हैं। उसके बाद 9 बजे तक वो ट्यूशन पढ़ाते हैं, जिसके बाद वो 9 बजे फ्री होते हैं और उसके बाद अप्रॉक्सीमेटली 3 घंटे अपने लिए निकाल पाते हैं। वो पूछते हैं कि उनकी क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि वो स्ट्रेस्ड हैं और अपनी पढ़ाई में लैग कर रहे हैं, मतलब पीछे छूट रहे हैं। तो अमरदीप जी, आपका दिन 8 बजे शुरू होता है और 9 बजे तक वो लॉक्ड रहता है अलग अलग टास्क्स में, जिसके बाद आप अपने लिए केवल 3 घंटे निकाल पाते हैं। अमरदीप जी, ये एक आइडियल सिचुएशन नहीं है। आइडियली आपके पास दिन में कुछ ऐसे घंटे जरूर होने चाहिए जिसमें आपके पास डिस्क्रेशन हो, मतलब आप उस समय में अपनी मर्जी से जो चाहे वो कर सकें। उस समय को आप एक ब्रीदिंग स्पेस समझिए। हाँ, आपको दिन के एंड में 3 घंटे मिलते हैं, पर हाई चांसेस हैं कि उस समय तक आप मेंटली फटीग्ड हो चुके हों, मतलब थक चुके हों। वो आखिरी के 3 घंटे आर नॉट द प्राइम आवर्स। अमरदीप, you probably have too much on your plate. You are biting more than you can chew. And as a side note, I hope you are getting enough sleep. दोस्त, ये सिचुएशन सिर्फ आपकी ही नहीं, आज के समय में काफी सारे लोगों की है, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, जॉब कर रहे हों या फिर हाउस होल्डर्स हों। दिस इज नॉट एन आइडियल सिचुएशन। हाँ, अगर आप एक बार अपना पूरा सिलेबस पढ़ चुके हैं, यू हैव बीन थ्रू दिस साइकिल वंस, और आपको अब केवल एक रिविजन चाहिए, तो आप अपने इस प्रेजेंट लाइफस्टाइल को रिस्क कर सकते हैं। पर अगर आपने अपने प्रिपरेशन की फाउंडेशन सेट ही नहीं की है, तो आप एक बड़ा रिस्क ले रहे हैं अपने इस स्केड्यूल से। यू हैव टू मच ऑन योर प्लेट। आप अपने इस स्केड्यूल को रैशनलाइज कीजिए। ये आपकी नंबर 1 प्रायोरिटी होनी चाहिए। अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज को अपने स्केड्यूल से हटा दीजिए एंड मेक मोर स्पेस। जो इन्फॉर्मेशन आपने मुझे प्रोवाइड की है, उससे लगता है कि आपके पास ये ऑप्शंस हैं। पहला, क्रिटिकली सोचिए कि आपको अपनी कोचिंग से बेनिफिट हो रहा है। इज द टाइम यू आर इन्वेस्टिंग गिविंग यू द एक्सपेक्टेड रिटर्न्स? क्योंकि आपका मेजॉरिटी टाइम कोचिंग में जाता है एंड यू मस्ट नो कि कोचिंग के मैक्सिमम बेनिफिट के लिए
सेल्फ स्टडी जरूरी है। अगर आपको उसका समय नहीं मिल रहा, देन यू आर जेपरडाइजिंग योर एंटायर प्रिपरेशन। दूसरा, हो सके तो जो आप बच्चों को ट्यूशंस देते हैं उनको ऑल्टरनेट डेज पर कर दीजिए या क्लासेस को ऑनलाइन कर दीजिए, ताकि आपका फटीग कम से कम हो जाए। या फिर अगर आपके लिए ये ट्यूशंस क्रूशियल नहीं है तो आप इन क्लासेस को बिल्कुल बंद कर दीजिए एंड इन्वेस्ट द टाइम इन योर ओन प्रिपरेशन विच शुड बी योर नंबर 1 प्रायोरिटी। तीसरा, सुबह 5 या 6 बजे उठना शुरू कर दें। उन शांत अर्ली गोल्डन आवर्स में सेल्फ स्टडी करें, केवल और केवल अपने लिए, और फिर रात को 9 से 10 के बीच जरूर सो जाएं। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो से आपकी लाइफ में कोई वैल्यू एडिशन होता है, देन प्लीज सपोर्ट दिस चैनल by liking this video. See you on the next edition on Friday. Have a nice day.